हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड टीचर्स। मैंने कल आपसे बताया था कि मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ पेपर वन की, दिसंबर 2024 के अटेम्प्ट के लिए। तो आपने टीचिंग एप्टीट्यूड को बहुत अच्छे से देखा और मुझे कमेंट भी किए कि आपको वीडियो पसंद आई है। तो उसी कंटिन्यूशन में मैं आपके साथ आज पेपर वन, जो जनरल पेपर रहता है, सबको एप्लीकेबल है, उसका आज हम यूनिट 2 पर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के। मेरा मकसद ये रहता है कि आप सिर्फ क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं करिए, बट आप कॉन्सेप्ट समझिए। और जैसे कि कुछ मैं ट्रिक्स बताती हूँ या कुछ कॉमन सेंस या कैसे रीडिंग करके क्वेश्चन का आंसर ढूंढ सकते हैं, वो भी आप अगर मेरे चैनल के साथ रेगुलरली बने रहेंगे तो आप समझ जाएंगे कि क्वेश्चन का आंसर अगर नहीं भी आता तो हम थोड़ा से उसके ऊपर दिमाग लगा के, कॉमन सेंस लगा के या हम ऑब्जर्व करके आंसर ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो चलते यूनिट नंबर 2, रिसर्च एप्टीट्यूड। मेरी पुरानी वीडियो में प्लेलिस्ट है जिस पर पेपर वन में मैंने सिलेबस के टॉपिक को कैसे समझना है, कौन से टॉपिक्स को ध्यान देना है, वो मैंने बनाया हुआ है। तो अगर आप मेरे चैनल पर आज फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट देखिए और उसमें पेपर वन, ठीक है, 2022 की रहेगी वो वीडियोस, उसको आप जाके देखिए। क्योंकि अब तक तो हमारा सिलेबस अपग्रेड नहीं हुआ है, तो सेम सिलेबस उसमें है। ठीक है, कौन से टॉपिक न्यू आए थे 2019 के सिलेबस के अपग्रेडेशन में, कौन से टॉपिक हर बार पूछे जाते हैं। और मैं हमेशा कहती हूँ, जब भी आप मेरे सेशन के साथ जुड़ रहे हैं, प्लीज आप एक पेन डायरी नोट्स बना लीजिए कि आज कवलप्रीत मैम ने हमको रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ाया और उसका हमने कौन से क्वेश्चंस के कौन से टॉपिक किए। ठीक है, और ये याद रखिए कि जैसे कि मैं कॉमर्स से हूँ, तो ये जो यूनिट 2 है पेपर वन का, ये आपको कॉमर्स के पेपर में भी आता है। पूरा यूनिट नंबर 5 है, तो अगर हम वो यूनिट नंबर 5 पूरा कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमने रिसर्च एप्टीट्यूड को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, क्योंकि सिलेबस कॉमन है। और जैसे कि आपको पता है, हम जब टीचर्स बन जाते हैं, डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन होते हैं, हमारी करियर ग्रोथ के लिए पीएचडी भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो नेट सेट के बाद या नेट सेट के पहले ही आप सब रिसर्च पेपर लिखना स्टार्ट कर देते, उसके लिए आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका रिसर्च का एप्टीट्यूड होना। ठीक है, किसी चीज का इंटरेस्ट, किसी चीज की नॉलेज, किसी चीज को सीखने की क्षमता उसमें हमारे में जरूर होनी चाहिए। तो इसलिए ये टॉपिक को बहुत इंपॉर्टेंट मानिए, सिर्फ ऊपर ऊपर से मत पढ़िए। नेट सेट में कैसे रहता है ना, आपको 4 ऑप्शंस में से आंसर ढूंढना है, बट आप जब एक्चुअल रिसर्च करने चाहते हैं, आपको समझ आता है कि हमने नेट सेट के टाइम जो पढ़ा था वो सिर्फ ऊपर से पढ़ा था, नॉलेज के लिए पढ़ा था। बट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कब होती है, जब हम एक्चुअली रिसर्च पेपर, क्वेश्चनेयर, रिव्यू ऑफ लिटरेचर खुद करने जाते हैं, या फिर हमें पता होना चाहिए स्टैटिस्टिक्स में हम कौन से टेस्ट लगा रहे हैं, वो कैसे बनते हैं, हम ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम करें पहले कि हाइपोथेसिस फ्रेम करें। तो ये सारी चीजें हम एक्चुअली एप्लीकेशन सीखते हैं जब हम पीएचडी करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम यूनिट 2 को। और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू। अगर आप रेगुलरली मेहनत करना चाहते हैं तो मैं भी आपके लिए रेगुलरली वीडियोस लेके आना चाहती हूँ। तो चलते हैं हम क्वेश्चंस पर। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, रिसर्च एप्टीट्यूड यूनिट नंबर 2। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड मॉडल। ठीक है, कह रहे हैं आउट ऑफ द फॉलोइंग, कुछ ऑप्शंस दिए, कौन सा टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड मॉडल इज मोर यूजफुल फॉर रिसर्चर्स। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन के लैंग्वेज, क्वेश्चन का पैटर्न समझिए। वो बोल रहे 4 ऑप्शंस जो नीचे उन्होंने दिए, उसमें से कौन सा टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड मॉडल, अंडरलाइन कर लीजिए। जब भी पहली बार कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं उसको स्टडी कीजिए कि व्हाट इज टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड मॉडल। हो सकता है अब तक आपको नहीं पता था या मुझे भी नहीं पता था, हमारे लिए भी कुछ क्वेश्चन फर्स्ट टाइम है। तो बता रहे हैं इन चारों में से टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड मॉडल कौन सा यूजफुल है रिसर्चर्स को। देखो उन्होंने मोर यूजफुल बोला है, तो क्वेश्चन में समझिए, हो सकता है ये चारों टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड मॉडल है। ठीक है, हो सकता है ये चारों रिसर्चर्स यूज करें, बट उन्होंने क्वेश्चन में पूछा मोर यूजफुल, तो चारों यूजफुल हो गए बट उन्होंने मोर यूजफुल पूछा है। ठीक है, अब पहली बार पढ़ रहे, समझ ही नहीं आ रहा है वो टी पैक है, ऐसे एम आर ए आर ए टी है या पी आई सी आर ए टी, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। मैंने नंबरिंग नहीं दी है इसमें, आर ए टी। ठीक है, तो मुझे आंसर पता लग गया, बट हमारी गलती कहाँ है, हमें तो आंसर आता था तो 2 मार्क्स तो ले आए। हम ये जानने की जरूरत नहीं करते कि रिसर्चर्स ये टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड मॉडल क्यों यूज कर रहे हैं। ये पहली बार अगर क्वेश्चन पढ़ा है, पहली बार कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तो इसके रिलेटेड और क्या क्वेश्चंस आते। तो आइए थोड़ी सी मेहनत करें, ये थोड़ी सी मेहनत आपके करियर को स्ट्रांग बनाएगी। एडिशनली अगर आप एज ब्रैकेट में आ रहे हैं तो आप जूनियर रिसर्च फेलोशिप भी जरूर क्लियर कर पाएंगे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है आर ए टी, ऑप्शन नंबर 3। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा ये आर ए टी मॉडल क्या है।
या फिर मुझे लगता है कि मुझे नहीं पता है, तो मैं क्या करती हूँ, गूगल पर जाती हूँ और मैं ना सर्च कर लेती हूँ। ठीक है, तो अगर आपके पास अभी फिलहाल के लिए नहीं है इसका कॉन्सेप्ट, तो हम क्या कर सकते हैं, हम गूगल पर जाएंगे और हम देखेंगे कि इसके ऊपर क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर बताऊंगी कि ये मॉडल्स क्या थे और इसका करेक्ट आंसर RAT क्यूब है। ओके, तो यहाँ पर फिलहाल हम मार्क करके रखते हैं कि हमने सिर्फ क्वेश्चन का आंसर ढूंढा है, बट हमने उसके ऊपर मेहनत नहीं की है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, और जैसे कि आपको पता है कि ऐसे ही रिलेटेड क्वेश्चन कल हमारे पेपर 1 में भी आया था नेट के। अब वो जो पेपर है मैं उसका सॉल्यूशन भी आपके साथ जरूर डिस्कस करूंगी, क्योंकि क्या होता है ना कि जब एनटी की आंसर की आती है ना, तो मैं उसी को फाइनल आंसर की मानती हूँ। हम यहाँ पर मैं आपको बोल दूं आंसर रॉन्ग हो तो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग, बट येस विल ट्राई कि मेरे पास जो अभी क्वेश्चन पेपर आया है कल के, हम उसको 1-2 दिन में जरूर सॉल्व करेंगे। ठीक है, वाइल राइटिंग रिपोर्ट मैन्यूस्क्रिप्ट, अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं जब हम रिपोर्ट या मैन्यूस्क्रिप्ट, आप रिसर्च पेपर बोलो, मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब हमारा जो ओरिजिनल हमने कंटेंट लिखा है। रिसर्चर्स समटाइम्स यूज द एब्रीवेशन FN। ठीक है, अब रिसर्चर्स एब्रीवेशन यूज करते हैं। एब्रीवेशन आपको पता है शॉर्ट फॉर्म, FN विच इंप्लाइज, इंप्लाइज मतलब उसका मीनिंग, तो FN का ये लोग फुल फॉर्म पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है फुट नोट। ठीक है, इट इज नॉट फिगर नंबर, इट इज नॉट फॉलोइंग नंबर, फाइनल नोट में फुट नोट। अब यहाँ पर करेक्ट आंसर मैंने आपको बता दिया, 2 मार्क्स तो आपको मिल गए, बट अब आपको क्या याद रखना है कि फुट नोट प्रेजेंटली हमको अलाउ है थीसिस में, रिसर्च पेपर्स में। फुट नोट पढ़ रहे तो उसके साथ एंड नोट पढ़िए। ठीक है, फिर अगर आप रेफरेंसेस पढ़िए, बिब्लियोग्राफी पढ़िए, साइटेशन पढ़िए, इनटेक्स्ट साइटेशन पढ़े। ठीक है, और फुट नोट के अलावा अगर आपको आप टेक्नोलॉजी आप यूज करते हैं, या आपने PhD में एनरोल किया हुआ है, या आप रिसर्च पेपर्स लिख रहे हैं, तो आपको पता होगा हमारे पास आजकल रेफरेंसेस को हैंडल करने के भी सॉफ्टवेयर आते हैं। ठीक है, तो मेंडली है, जोटेरो है, तो ये सब लिख के रखिए कि इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। आप टॉपिक तो पढ़ लेते हैं, बट आपका अप्रोच सही नहीं होता है। मार्क्स लाने के लिए 2 मार्क्स ले, बट इस बार अगर फुट नोट पर क्वेश्चन पूछा तो कल पूछेंगे व्हाट इज IBID, व्हाट इज ETAL। तो ये सारे रिसर्च पेपर्स में, थीसिस में चीजें काम आने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास है करेक्ट आंसर फुट नोट। आगे बढ़ते हैं। इन द डेटा सेट, डेटा सेट अभी जैसे हम डेटा कलेक्ट करते, क्वेश्चनर बनाते, डेटा कलेक्ट करते, इन द डेटा सेट एनी एक्सट्रीम वैल्यू, एक्सट्रीम मतलब बहुत ज्यादा या बहुत कम, आइदर वेरी लार्ज और स्मॉल कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द डेटा इज सेट टू बी। अब ये देखिए क्वेश्चन पढ़ा, इंग्लिश पर अच्छा कमांड ने, क्वेश्चन नहीं समझा, आप क्वेश्चन को समझिए। अब सपोज मेरे क्लास में रोल नंबर से मैंने बच्चों को अरेंज किया होगा। ठीक है, अब हम कौन से क्लास में, सपोज मैं पढ़ा रही हूँ TY को, तो हम एक एजम्पशन पर चलते हैं कि 10th स्टैंडर्ड इतनी उम्र में हो जाती है, तो एक TY में बच्चा जो रहेगा, क्या वो 20 ईयर्स का होगा, 21 या 22 होगा, या तो प्रोबेबली किसी ने अगर पढ़ाई मिस की है तो 23-24 पकड़ के चलते। ठीक है, अब कुछ कॉन्सेप्ट है एडल्ट एजुकेशन का भी। ठीक है, कुछ लोग एक टाइम पर कुछ मजबूरी या XYZ रीजंस के पढ़ाई नहीं कर पाते, तो वो थोड़े सालों बाद, जैसे मे बी इन द 40s, या हो सकता है 35 के बाद वो ग्रेजुएशन करने आ रहे। तो अब मेरे क्लास में क्या एज है, मैं बोल रही हूँ कि मेरे जो TY BCom के स्टूडेंट्स हैं वो 21, 22, 23 एज के। ठीक है, तो ये मैं एक पकड़ के चलती हूँ कि दिस इज द एवरेज एज। बट अभी क्या होता है, कोई 1-2 स्टूडेंट्स है मेरे क्लास में जो 35 के अबव है। ओके, या ऐसा पॉसिबल है क्या वो ग्रेजुएट वाले स्टूडेंट्स मेरे पास हो, वो 15 साल के हो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डेटा सेट में एक्सट्रीम वेरिएशन हो गई। कुछ बच्चे बहुत बड़े उम्र के हो गए 35, और कुछ बच्चे 15 साल के नीचे हो गए, तो ये दोनों को आउटलायर्स कहा जाएगा। ठीक है, बिकॉज वो एवरेज में नहीं फिट हो रहे। अनदर एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, मैं डेटा कलेक्ट कर रही हूँ जिन सबकी सैलरी का रेंज है 40,000 to 70,000। ठीक है, तो मैं क्वेश्चनर भरवा रही हूँ, बट ऐसी पॉसिबिलिटी है क्या किसी की सैलरी उसमें सिर्फ 10,000 है और किसी की सैलरी वहां पर 5 lakhs है, तो ये क्या हो गया, 10,000 कम हो गया मेरे एवरेज से 40 to 70,000, और दूसरे साइड में क्या हो गया कि 5 लाख आ गई सैलरी, तो वो क्या हो जाएगा, एक्सट्रीम वैल्यू, बहुत बड़ी या बहुत छोटी। तो उसको जब हम बोलते हैं कंपेयर टू द रेस्ट, क्योंकि सबकी सैलरी 40 to 70 में ही थी, बट किसी 2-3 लोगों की 10,000 सैलरी आई और 5 लाख, तो इट बिकम्स अ आउटलायर। ओके, आउटलायर क्या होते हैं, जब आप अपना डेटा कलेक्ट करते हैं उसके बाद आप देखते हैं डेटा में आउटलायर्स क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है आउटलायर। SPSS अगर आप नॉलेज रखते हैं सॉफ्टवेयर की, या आपने कभी डेटा कलेक्ट किया तो आपको पता लगे। ठीक है, हम फॉर्म ऐसे रैंडमली भर देते ना कभी कभी। अब सपोज मैंने ओपन एंडेड क्वेश्चन रख दिया कि आपकी सैलरी क्या है, तो मेरी एक्सपेक्टेशन थी सब 40 to 70,000 टारगेट ऑडियंस है, बट किसी ने लिख दिया मेरी सैलरी 5 लाख है, फिर किसी ने लिख दिया 6 लाख है, किसी ने लिख दिया मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, तो ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, आउटलायर्स। सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2।
यहाँ पर मैंने लिखा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारे एनटी का फेवरेट क्वेश्चन होता है। एंड ये जब आप रिसर्च करने जाते हैं, टाइप ऑफ रिसर्च पेपर, टाइप ऑफ रिसर्च डिजाइन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैच द फॉलोइंग में हमेशा आपको क्या याद रखना है, लिस्ट की हेडिंग पढ़नी है। लिस्ट 1 में पूछा जा रहा है टाइप्स ऑफ रिसर्च, लिस्ट 2 में पूछा जा रहा है रिसर्च पर्पस। तो व्हाट इज माय स्ट्रेटेजी, फर्स्ट आई रीड द हेडिंग ऑफ द match the column, then I start understanding what is asked in list number 1. तो पहले कॉलम में क्या पूछे, टाइप्स ऑफ रिसर्च, सो अप्लाइड रिसर्च, बेसिक रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च एंड क्वालिटेटिव। एंड ऑन द अदर हैंड दे हैव आस्क्ड मी रिसर्च पर्पस, इसका मतलब वो पूछ रहे ये जो लिस्ट 1 में इनका पर्पस क्या है। तो ऑप्शन नंबर 1, एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ कॉन्सेप्ट्स, टू फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव असेसमेंट, कंट्रीब्यूशन टू नॉलेज, टू फाइंड प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस टू एवरीडे इश्यूज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको 5 मिनट में एक्सप्लेन करूंगी, बट हमको ये कितनी सारे पढ़ने, ये मैंने केवीएस मदान सर की बुक से लिया है। ये सारे टाइप्स के आपको रिसर्च पढ़ के जाने हैं एग्जाम के लिए। तो फिलहाल अभी मैं यहाँ पर बताती हूँ, जब मैं बेसिक रिसर्च की बात करती हूँ, बेसिक रिसर्च का दूसरा नाम है प्योर रिसर्च और फंडामेंटल रिसर्च, ठीक है। मैं अपने चैनल के हर स्टूडेंट को रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे सेशन में जब भी आप बैठ रहे हो, पेन डायरी लेके आओ, नोट्स बनाओ, रिसर्च एप्टीट्यूड में टाइप्स ऑफ रिसर्च कवर किया वो लिखो। अभी भी आप लेके नहीं आए हो तो प्लीज वीडियो को पॉज कीजिए और जाके अपनी पेन और डायरी लेके आए, ठीक है। तो बेसिक रिसर्च के दूसरे नाम क्या है, याद रखिए, वो है फंडामेंटल रिसर्च, या फिर मैं उसको बोलूँ ये ऐसी रिसर्च है जो सिर्फ नॉलेज गेन करने आती है, ठीक है। तो इसमें कोई कमर्शियल नहीं होता। तो बेसिक रिसर्च, प्योर रिसर्च या फंडामेंटल रिसर्च, तीनों एक ही के नाम है। ये मैं बार बार रिपीट करूंगी, कुछ चीजें बार बार सुनने से बोलने से लर्न हो जाते हैं। तो बेसिक रिसर्च के दूसरे नाम याद रखें, फंडामेंटल रिसर्च और प्योर रिसर्च, ठीक है। ये नॉलेज को सिर्फ कंट्रीब्यूशन करती है, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी, कभी एप्पल पहली बार गिरा था, कस्टमर सेटिस्फेक्शन पहली बार किसी ने थ्योरी बनाई थी। तो ये चीजें सिर्फ नॉलेज को बढ़ाती है, यहाँ पर कोई कमर्शियल रिटर्न नहीं आता, कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है, कोई एप्लीकेशन नहीं है, तो सिर्फ नॉलेज को बढ़ा रही है। तो बी एंड 3, तो लिस्ट 2 में आप जाइए, ऑप्शन नंबर 3। तो बेसिक रिसर्च, प्योर रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च इज फॉर कंट्रीब्यूशन टू द नॉलेज, एडिंग टू द एग्जिस्टिंग लिटरेचर। मैं अब पढ़ती हूँ अप्लाइड रिसर्च। अब जब बेसिक रिसर्च हो जाती है, हम उस रिसर्च का क्या करें, हम वो रिसर्च को कहाँ अप्लाई करें, तो ठीक है। तो यहाँ पर अप्लाइड रिसर्च हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इन द लिस्ट टू फाइंड प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस टू एवरीडे प्रॉब्लम। ओके, अब अप्लाई क्या होता है, अप्लाई करना। तो जो मैंने कंट्रीब्यूशन की नॉलेज को, उसको मैं कहीं अप्लाई कर, अगर आप मार्केटिंग के स्टूडेंट है तो आपको पता होना चाहिए मार्केटिंग रिसर्च इज ऑलवेज अप्लाइड रिसर्च, ठीक है। अभी बेसिक रिसर्च में मेरे पास कस्टमर सेटिस्फेक्शन थ्योरी है। अप्लाइड रिसर्च में क्या होता है, आपको अप्लाइड रिसर्च में वो थ्योरी को आप अप्लाई कर रहे हैं, कहां पर आप अप्लाई करें, अपने बिजनेस में, अपने सेटअप में, ठीक है। अब जैसे हम एक फैशन डिजाइनर है तो हमारे कपड़े हम बना रहे हैं, बट ऐसी प्रोबेबिलिटी है कि हमारे कपड़े नहीं बिक रहे और कॉम्पिटिटर के बिक रहे, तो आई वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज द रीजन। सो व्हाट आई डू, आई स्टार्ट इन्वेस्टिगेटिंग, ठीक है। आप कॉम्पिटिटर्स के जाके देखेंगे, आप कस्टमर से बात करेंगे, मे बी इन द एंड यू रियलाइज कि आपके यहाँ पर जो सेल्स पर्सन है वो कस्टमर से अच्छे से बात नहीं करते, सो पीपल आर नॉट कमिंग टू योर ऑफिस और योर शॉप, ठीक है। तो ये अप्लाइड रिसर्च मैंने बेसिक थ्योरी में से कुछ लिया, अप्लाई किया, तो आई एम फाइंडिंग प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया ए और 4 मैच हो गया। फिर हम पढ़ते क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च। बेसिक इंफॉर्मेशन, क्वांटिटेटिव रिसर्च वहां पर होती है जहां पर आप नंबरिंग कर सकते हैं। एग्जांपल, आप लाइकर्ट स्केल यूज करते हैं, या कुछ लोग उसको लिकर्ट स्केल बोलते हैं, स्ट्रांगली अग्री, डिसअग्री, अग्री, न्यूट्रल, हम उसको कोडिंग दे देते हैं 1 2 3 4 5। सो बेसिकली व्हाट आई डिड, आई क्वांटिफाइड, ठीक है। मैंने बोला अगर आपको नहीं पसंद है तो आप 4 बताइए, आपको पसंद है तो 1, या वॉट एवर आपने एंकर पॉइंट्स रखे। तो क्वांटिटेटिव में आप जब भी नंबरिंग कर सकते हैं जिस चीज को, उसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च। एज आई एम फ्रॉम कॉमर्स, जनरली अंडर कॉमर्स वी गो फॉर क्वांटिटेटिव रिसर्च। ओके, यू नीड टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम एटलीस्ट 600 700 पीपल, ठीक है। 1000 लोगों से आप डेटा कलेक्ट करते हैं, आप उनको क्वांटिफाई करते हैं। ओके, क्लोज एंडेड क्वेश्चन, यस नो, आपने नंबरिंग दे दी 1 और 2, फीमेल है मेल है 1 2, ठीक है। तो ये क्वांटिफिकेशन हो गई। तो यहाँ पर क्वांटिफिकेशन में क्या आ जाएगा, टू फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव असेसमेंट, तो ये आ जाएगा सी और 2। अब ऑब्जेक्टिव असेसमेंट क्या होती है, ये जब मैं ओपन एंडेड क्वेश्चन दूंगी आपको, ठीक है। ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड क्वेश्चन पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है। मैं आपको पूछती हूँ आपकी फेवरेट आइसक्रीम क्या है, और मैं नीचे आपको 4 ऑप्शंस दे देती हूँ, ठीक है, फ्लेवर्स। सपोज मैंने डाल दिया मैंगो, फिर मैंने डाल दिया चॉकलेट, या फिर मैंने डाल दिया आपको वनीला, या फिर मैंने आपको डाल दिया कोई नया सा फ्लेवर, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शंस जब मैं आपको दी तो क्या हो जाता है, कंपल्शन हो जाता है चारों में से ही मार्क करना, भले आपको वो चारों पसंद नहीं है, बट जस्ट बिकॉज इट इज अ क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। क्लोज एंडेड मतलब आपको लिमिटेड ऑप्शन है, उसी में से आपको मार्क करना।
अब ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होगा, मैं आपको बोल देती हूँ प्लीज मेंशन द योर फेवरेट आइसक्रीम, या फ्लेवर में बोल देती हूँ, या मैं कुछ भी बता देती हूँ, तो आप आंसर दे दोगे। किसी ने बोल दिया मैंगो, किसी ने बोल दिया लीची फ्लेवर, किसी ने बोल दिया वाटरमेलन, किसी ने बोला डायबिटीज है तो हमको मीठे वाली पसंद नहीं है, तो यू विल गेट एन नंबर ऑफ आंसर्स। तो यहाँ पर ओपन एंडेड क्वेश्चन हो गया, ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च। आई मीन जब हम क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं, हम क्वांटिटेटिव नहीं करते, और उसमें हम नंबरिंग ऐसे नहीं कर सकते, हम ओपन एंडेड क्वेश्चंस करते। तो क्वालिटेटिव रिसर्च में आपके पास क्या आ जाएगा, ओपन एंडेड क्वेश्चंस, और ये लिमिटेड नंबर पर हम कर सकते हैं, 30 लोगों पर भी कर सकते हैं, आप उनका जाके इन डेप्थ इंटरव्यू लीजिए। तो यहाँ पर काफी चीजें ऐसी होती है जो क्वांटिटेटिव में नहीं, तो क्वांटिटेटिव यहाँ पर मैच होगी एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ कॉन्सेप्ट्स। अब मैंने जब क्वांटिटेटिव का आंसर बोला ऑब्जेक्टिव असेसमेंट, तो ऑब्जेक्टिव असेसमेंट मतलब आपको चारों में से ही आंसर बताना है, ठीक है। टीचर को ट्रू और फॉल्स का आंसर चेक करना है, या तो आपको 0 मिलेगा या आपको 1। ऐसा नहीं है कि टीचर को आपकी हैंडराइटिंग पसंद आ गई, इंग्लिश अच्छी लग गई, आपने बहुत ब्यूटीफुल आंसर लिया तो टीचर आधा मार्क एक्स्ट्रा दे दी। वो कब होता है, सब्जेक्टिव में, ठीक है, कि टीचर को आंसर पसंद आ गया, आपने लिमिटेड में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन, तो टीचर विल गिव यू सर्टेन फ्यू मोर मार्क्स। तो उससे क्या हो जाएगा, थोड़ी ऑब्जेक्टिव असेसमेंट नहीं हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव मतलब एग्जाम्पल, जब हम पार्शियलिटी नहीं कर सकते, ओके, बायस नहीं कर सकते, तो वो क्वांटिटेटिव में, क्वालिटेटिव में बायस हो सकता है। अब क्वालिटेटिव में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रिसर्चर, क्योंकि मैंने आपको कैसे ऑब्जर्व किया, मैंने कैसे देखा, आपसे बातचीत की, आपका इंटरव्यू लिया, तो मेरे ऊपर डिपेंड है कि मैं कैसे रिपोर्टिंग करूं। बट क्वांटिटेटिव में ऐसा नहीं होता, आपके पास क्वेश्चन है, आपको टिक मार्क करना है, ओके। तो यहाँ पर उसका मतलब ये था। तो अब मुझे कॉन्सेप्ट समझ आ गया, तो मैं देखती हूँ बी और 3 कहाँ मैच हो रहे हैं, तो मैं तुरंत ऑप्शंस में आती हूँ, बी और 3 ऑप्शन नंबर 2 में मैच हो रहे हैं। एनटी ने मैच नहीं किया था क्वेश्चन में, मतलब सबको बी और 3 नहीं था, तो यहाँ पर ए और 4 अप्लाइड रिसर्च टू फाइंड प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस टू एवरीडे इश्यूज, बी और 3। क्वांटिटेटिव को मैंने मैच कर दिया ऑब्जेक्टिव असेसमेंट, और क्वालिटेटिव को मैच कर दिया एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। अब इसके अंदर एक और रिसर्च टॉपिक हेडिंग टाइप ऑफ रिसर्च लिख लीजिए, एक्शन रिसर्च, जो यहाँ पर नहीं है। अब अप्लाइड, बेसिक से ही अप्लाइड और एक्शन रिसर्च बनती है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अप्लाइड एंड एक्शन रिसर्च, आप ये याद रखिए फ्रॉम द व्यू ऑफ नेट एग्जामिनेशन। एक्शन रिसर्च के लिए हमेशा आपको कीवर्ड्स होंगे इमीडिएट सॉल्यूशन, ऑगमेंटेशन, किसी चीज को इंप्रूव करना। अब हमारी क्लासरूम में कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो एज अ टीचर आई नीड टू फाइंड इमीडिएट सॉल्यूशंस, क्योंकि बच्चे की लाइफ का सवाल है, या मैं बोलूं, मैं अगर उसके ऊपर एक्शन आज नहीं लूंगी तो इट में डैमेज, ठीक है, डैमेज द स्टूडेंट्स करियर और व्हाट एवर द प्रॉब्लम। तो जब भी आपको इमीडिएट सॉल्यूशन चाहिए, आप वहां पर बोलते हो उसको एक्शन रिसर्च। तो एक्शन रिसर्च अप्लाइड और बेसिक रिसर्च से ही बनती है, अप्लाइड रिसर्च बेसिक रिसर्च से ही बनती है। Many times question have been asked, classroom research is which type of research? ये आपको एक एग्जांपल दे देगी कि क्लासरूम में कुछ प्रॉब्लम है, टीचर को उसका सॉल्यूशन ढूंढना है, तो आंसर हमेशा रहेगा आपका एक्शन रिसर्च, यू नीड टू टेक इमीडिएट एक्शन, ठीक है। तो बेसिक, अप्लाइड और एक्शन। मार्केटिंग रिसर्च इज अप्लाइड रिसर्च व्हेन द केस इज स्पेसिफिक टू माय कंपनी, मेरी कंपनी की सेल्स नहीं बढ़ रही है, मेरे कस्टमर सेटिस्फाई नहीं, मैं सिर्फ अपनी कंपनी के लिए एक्शन ले रही हूँ, तो वो एक्शन रिसर्च बन। सो अंडरस्टैंड लैंग्वेज कि स्पेसिफिक केस हो जाएगा तो एक्शन रिसर्च बन जाएगी, ओके। तो होप सो आई एम क्लियर। हम कितने टाइप्स की रिसर्च पढ़ेंगे, ये हमारे इतने सारी टाइप्स है, ये मैंने प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन किया, आप मेरी पुरानी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट डिडक्टिव वर्सेस इंडक्टिव, इस पर भी मैंने पूरा वीडियो बनाया है, आप मेरी पुरानी प्लेलिस्ट पर जाके चेक कर सकते हैं और उसके सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको लगता है आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को भी ग्रो करने का मौका दीजिए, यहाँ तो आपको फ्री नॉलेज मिल रही है, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अपने अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए, पोस्ट ग्रेजुएट या जो पीएचडी कर रहे हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको वहां पर भी काम आने वाले। अब यहाँ पर मैंने लिखा हिंट बेसिक, मतलब ये तो कॉमन सेंस है, यस इट इज अ वेरी मच पार्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। मैंने हमेशा बताया कि पेपर 50% ईजी रहेगा, 50% आपको मेहनत करनी है जूनियर रिसर्च फेलोशिप क्वालिफाई करने की। द प्रॉब्लम विद अस इज वी स्टडी ओनली टू गेट दोस 2 मार्क्स, वी नेवर ट्राई टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट्स, ओके। एक बार आप कॉन्सेप्ट्स पढ़ लीजिए, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो या क्वेश्चन कोई भी हो, आप उसको सॉल्व कर सकते। तो लेट्स रीड अ रिसर्च स्कॉलर व्हाइल रिपोर्टिंग द रिसर्च रिजल्ट, जो लोग पीएचडी करते हैं उनको रिसर्च स्कॉलर बोलते हैं। एक रिसर्च स्कॉलर जब रिसर्च रिजल्ट्स बता रहा है, फॉर्मेट रिपोर्ट कर रहा है ऑफ अ थीसिस, एक्नॉलेज द सपोर्ट ऑफ हिज और सुपरवाइजर इन द प्रीफेस। प्रीफेस क्या होता है, स्टार्टिंग में थीसिस में हम प्रीफेस लिखते हैं, कुछ लोग उसको कुछ और वर्ड यूज करते हैं, मतलब उस एब्स्ट्रैक्ट, वो आपको एक समरी देता है कि हमने ये रिसर्च क्यों की, क्या मेथड से, क्या पूरी, मतलब एक बुक की एक्सप्लेनेशन होती है आपको, ठीक है। तो वो पढ़ के आपको पता लग जाती है एंड रिजल्ट तक क्या आने वाला। तो उसमें एक स्टूडेंट ने क्या किया, रिसर्च स्कॉलर ने एक्नॉलेज किया अपने गाइड का सपोर्ट,
ठीक है, दिस विल बी ट्रीटेड एज sheer formality, needed formality, superfluous sector, part of ethicality. अब ये ना यहाँ पर चारों ऑप्शंस में से ऐसा नहीं है कि हम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, रिसर्च तो हमको गाइड ने हेल्प किया तो हमको थैंक यू कहेंगे. नो, इट इज पार्ट ऑफ योर एथिक्स. डेफिनेटली जब हम पीएचडी करते हैं, वी आर नथिंग विद आवर गाइड्स एंड सुपरवाइजर. और आप बहुत लकी होगे तो आपके सुपरवाइजर्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे. ठीक है, तो वो हमेशा आपको सपोर्ट करेंगे. तो ये सिर्फ मैं बोलूँ sheer formality नहीं है, इट इज पार्ट ऑफ योर ethicality. ठीक है, तो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. A research scholar, while reporting the research results in the form of a thesis, acknowledge the support of his or supervisor in the preface. This will be treated as part of ethicality. अब इसमें हमको sheer formality का मतलब नहीं पता है. सी ऑप्शन सुपरफ्लुअस एक्ट का मतलब अगर नहीं पता था तो मेरा फर्ज है आज उसको होमवर्क करना. ठीक है, तो आज मैं आपके साथ इतने क्वेश्चन डिस्कस की हूँ और देख लेते सिलेबस पर चलते. अब यहाँ से मैंने टाइप्स ऑफ रिसर्च के ऊपर क्वेश्चन बताया आपको. मेथड्स ऑफ रिसर्च हमने देखे, उसी टाइप्स में से आ जाते हैं. फिर टाइप्स ऑफ रिसर्च पर फिलहाल कोई क्वेश्चन नहीं था. थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग, यहाँ पर मैंने आपको फुट नोट के बारे बताया, वो यहाँ पर आ गया. और एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च पर नहीं आया, बट रिसर्च एथिक्स पर क्वेश्चन आया, अभी एंड वाला क्वेश्चन. तो देखिए सिलेबस यहीं से बन रहा है. कभी कभी पेपर डिफिकल्ट होता है और कभी कभी पेपर ईजी है. मुझे मेहनत करनी है स्टडी पर, मुझे मेहनत करनी है अपने करियर के लिए, मुझे मेहनत करनी है कि कल मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा सकूं. ठीक है, तो हम इस सीरीज में कंटिन्यू करेंगे. मैंने कल कॉमर्स के एक पैसेज पर भी वीडियो बनाई है कि पैसेज कैसे सॉल्व करते हैं. मैं आपके साथ जरूर आंसर की भी शेयर करूंगी, बट पहले मैं अपनी कमिटमेंट कंप्लीट कर लूं कि मुझे भी आपको क्वेश्चंस करेक्ट बताने के लिए मेहनत करनी पड़ती है. तो मुझे थोड़े दिन का टाइम दीजिए. मेरे जो काफी मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम आंसर की बताइए, क्योंकि क्या होता है ना, एनटीए के आंसर की जो आती है हम उसको ही मैच करके चलते हैं. ओके, फिर मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में. तब तक आप मेरे सेशन से वीडियो लेक्चर से जुड़े रहिए और हम प्रिपरेशन करें दिसंबर 2024 अटेम्प्ट. अभी भी हमारे पास 5 महीने, 3 मंथ्स पड़ेंगे, 2 मंथ्स रिवाइज करेंगे. ओके, तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में. टिल देन, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट.